बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक है। ये डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़। ये हमें बड़ा हेल्पफुल होगा अगर हम चाहे पाकिस्तान अफेयर को टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। ये सब के साथ एक लिंक हम इसको कह सकते हैं, एक लिंक सेक्शन है जिसमें हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सब इनसे जुड़े हुए हैं। एक तरफ आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ जो दुनिया की हैं उनका आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा कि उन्होंने तरक्की कैसे की है। दूसरे में फिर आपको जो है वो अपने आप को देखने को पता चलेगा कि आप क्या हैं और कहाँ पर खड़े हैं और कैसे आप डेवलप हो सकते हैं। तो मैंने इसको पाकिस्तान अफेयर के सेक्शन में शामिल किया है। उसके अलावा दूसरी अहम बात यह है कि मैं इसका रिटन मटेरियल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको जो है वो वहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं या उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान अफेयर है, उसमें मैंने शामिल किया है ये प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें मैंने लेक्चर को बनाया, मेरा नाम, और ये मेरी वेबसाइट है ईस्ट वेस्ट नॉलेज। इसके ऊपर मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वहाँ पर डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है ना, वो ये है कि डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में या अंडर डेवलप कंट्रीज़ में फ़र्क क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको ज़रा वाज़े कर दूँ। ये डेवलप और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़, इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिससे आप ये जज कर सकते हैं दिस इज़ डेवलप कंट्री, दिस इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री। तो सबसे पहले मैं ज़रा डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर नज़र डालूँगा ताकि हमें पता चले, हमें जांचने का जो है वो मौका मिले, या हमें ताकि आइडिया हो जाए कि क्या कुछ होता है और हमने कहाँ तक पहुँचना है। जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं ना, सबसे पहली बात यह है वो इकोनॉमिकली स्टेबल नेशंस होती हैं, यानी कि जो उनकी इकोनॉमी है या मईशत है वो मुकम्मल तौर पर मजबूत होती है और हर आदमी उससे फ़ायदा उठा रहा होता है उनके मुल्क का। दूसरी अहम चीज़ ये है कि उनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हर आदमी उनका पढ़ा लिखा होता है। 100% लिटरेसी रेट होगा वहाँ पर। उसके अलावा हाई ग्रॉस नेशनल और पर कैपिटल इनकम उनकी ज़्यादा होती है। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर, बल्कि एक इंसिडेंट हुआ एक जगह पर। मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा था तो वहाँ पर कहने लगे कि चाइना दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसमें कोई शक नहीं है, चीन दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अक्सर एक और बात भी है, बल्कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की इकोनॉमी को बहुत जो है ना वो कोई वेलफेयर और इस तरह की बातें बताई जाती हैं। मैं अब ज़रा आपको तीनों का कंपैरिजन करके बताता हूँ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। उसमें वो ये मैं डिस्कशन कर रहा था कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया की इकोनॉमी, नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा है, बड़ा मुल्क है, रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा हैं। इसी तरह चीन की दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कही जाती है। अब ज़रा चीन की आप आबादी देखें कितनी है, 1.38 बिलियन पीपल लोग रहते हैं। इसके मुकाबले में यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 32 से 35 करोड़ का मुल्क है सारा ये। अब वहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है ना, एक आदमी की जो इनकम है वो 60 से 65 हज़ार डॉलर है। उसके मुकाबले में चाइना के एक आदमी की 8 से 10 हज़ार एवरेज इनकम है, पर कैपिटल इनकम। उसके मुकाबले में आप ज़रा इंडिया की देख लें, फिर पाकिस्तान की देख लें। तो ये चीज़ है, ये इस वजह से ये सारे डेवलपिंग लाइन में है और वो डेवलप लाइन में है। उसके अलावा फिर इनके पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे बाहर आ रहे का इत्तेफाक हो और मैंने देखा है कि मैं समझता हूँ कि हम चाइना से 100 ईयर्स पीछे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स से तो हम डेफिनेटली 500 ईयर्स पीछे हैं। मुझे जाने के इत्तेफाक हो और पता चला कि वाकई ही हम पीछे हैं हर चीज़ में, थिंकिंग में, विजन में, इनोवेशन में, ईच एंड एवरीथिंग हम उनसे पीछे हैं। उसके अलावा ये चीज़ें थी जो कि एक मुल्क को डेवलप कंट्री के दायराकार में शामिल करता है। मैं इसको ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ, यानी कि वो इकोनॉमिकली स्टेबल नेशन होते हैं। दूसरा, उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, यानी कि जब आपके पास एजुकेशन होगी आप कुछ ना कुछ दुनिया को नया करके देंगे। उसके अलावा उनका हाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, GDP भी जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा पर कैपिटल इनकम उनकी ज़्यादा होती है और फैसिलिटीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। उसके बाद अलावा जो इकोनॉमीज़ होती है डेवलप कंट्रीज़ के, पहले हमने इकोनॉमी की बात की थी, मैं ज़रा उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में जा रहा हूँ।
जो इकोनॉमीज होती हैं ना डेवलप कंट्रीज़ की, वो बेसिकली रिलाई कर रही होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर। उनकी सारी डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर होती है। आप अगर देखें, इंग्लैंड 1770 में मुकम्मल तौर पर सबसे पहला दुनिया का डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज नेशन बना। जिस वक्त इंग्लैंड जो है वो दुनिया की सुपर पावर था। तो आप ज़रा ये देखें कि इसी के मुकाबले में अगर आप अपने दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ देखते हैं तो उनके अंदर सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगी होती है और वो इस इंडस्ट्री की बुनियाद के ऊपर दुनिया में जो है वो आगे होते हैं। उसके अलावा फिर आप दूसरी चीज़ देखें, जो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो या इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं जो लगी हुई है, वो ये नहीं होता कि ख़ास सेक्शन में लगी हुई है। मैंने चीन में देखा, पूरे चीन में इंडस्ट्री लगी हुई है। किसी सेक्शन में कोई जगह पर चीज़ लगी हुई है। अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई हार्बिन में रहता है तो वहाँ पर दुनिया की सबसे 70% टरबाइन मोटर यहाँ पर बनती है। जो साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट लगा वो यहीं से टरबाइन बन के गई। मैंने वो जगह भी देखी हुई अर्बन में। उसके अलावा ये पाकिस्तान के इसके मुकाबले में देखें, अगर कोई इंडस्ट्री लगी हो तो कराची में मिलेगी आपको, थोड़ी बहुत लाहौर में मिलेगी, फैसलाबाद में मिलेगी, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जबकि जो डेवलप कंट्रीज़ है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, करना आपको ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री आपको पूरी जो है वो ये सिनेरियो मिलेगा। उसके अलावा जो डेवलप नेशंस होती हैं ना, उनकी सबसे अहम और चीज़ क्या होती है, उनके पॉपुलेशन के अंदर बड़ा बैलेंस होता है। वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक चल रहे होते हैं। यहाँ पर इसके मुकाबले में आप ज़रा हम अपने मुल्क की मिसाल देखें, 10-10 साल मरदमशुमारी नहीं हो रही भाई। जब तक आप लोगों को काउंट नहीं करेंगे, आप उनके आप मसाइल कैसे आप निकालेंगे। और फिर बल्कि एक और बात यह है, में भी लोग इस पे इत्तेफाक ना करें इस बात से, हम जब बाहर की दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं तो हम उनकी खुशहाली देखते हैं तो डेफिनेटली मुतासिर होते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब आप एक या दो बच्चे के ऊपर रिसोर्सेज लगा रहे होंगे तो वो डेफिनेटली जो है वो कुछ ना कुछ प्रूव करके देगा। इसके मुकाबले में जब एक आदमी के 10-10 बच्चे हैं तो उसको वो क्या करके देगा। अगर आप किसी को कहें तो वो उसके मुकाबले में वो जनाब कोई ना कोई आपको यहूदी साजिश और इस किस्म के सिनेरियो में आपको वो डाल देगा। मैंने यहाँ एक दफ़ा एक लेक्चर बनाया था पॉपुलेशन के ऊपर। मैं यहाँ पर बात को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ। उसमें अब देखें, पॉपुलेशन की जब मैं बात कर रहा था तो उसमें हज़रत अली की मैंने एक मिसाल दी थी। मैंने एक जगह पर पढ़ा, हज़रत उमर फ़ारूक एक दफ़ा खलीफा थे तो उसके दौरान ना एक शख्स था, वो फ़ौज में नौकरी करता था। तो वो छुट्टी पर घर आया और वो छुट्टी पर घर आने के बाद वापस चले गया तो उसकी बीवी के यहाँ बेटा जो है वो 6 महीने बाद पैदा हो गया। जिस वक्त उसको खबर पहुंची, उसने कहा ये मेरा बेटा नहीं है। तो उसने कहा वो तो 9 मंथ में उसकी पैदाइश होनी चाहिए थी, तो 6 मंथ में है, सो ये मेरा नहीं है। तो केस हज़रत उमर फ़ारूक के पास गया तो उन्होंने जो है ना उसको संसार करने का, स्टोनिंग टू डेथ का हुक्म दे दिया कि जो है वो शादीशुदा औरत ने जो है वो बदफेली की है वगैरह वगैरह। हज़रत अली वहाँ से गुजरे तो हज़रत अली ने कहा कि ये क्या, और उन्होंने बताया, हज़रत उमर ने डिटेल दी। तो हज़रत अली ने कहा कि क्या ए उमर, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कुरान से बताया, फिर एक कैलकुलेशन करके बताई कि 30 मंथ जो है वो अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो उसको माएँ उसको 21 महीने दूध पिलाएं। अगर जो है वो 24 महीने में पैदा होता है तो उसको 6 महीने में पैदा होता है तो उसको फिर वो 24 महीने जो है वो दूध पिलाएं या उसकी नशोनुमा करें। तो उन्होंने इस तरह ना ये एक सिनेरियो निकाल के दिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, कुरान की आयतों से। उसमें समझाने का ये मकसद था, जहाँ पर मैंने ये बात पढ़ी थी, उसने कहा था कि अगर हम इस सिनेरियो से चलते हैं ना 21-21 महीने की पूरा टेन्योर पूरा करने के बाद, जिसमें आपको रियासत को भी वक्त मिलता है, ठीक है जी, उसके अलावा फिर आपको भी वक्त मिलता है, औरत को भी वक्त मिलता है, हर चीज़ एक बैलेंस से चल रही होती है। तो इस पे मेरा ख्याल है कि एक आदमी इतने अरसे में 3-4 बच्चों से ज़्यादा नहीं पैदा कर सकता। उसके मुकाबले में आप जिस तरह अब रेस लगी हुई है तो किसी के 4 हैं, किसी के 10 हैं, हमारे पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। और उसके अलावा मैं एक डॉक्टर ताहिर कादरी की मैं किताब पढ़ रहा था, उनके यहाँ मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी को गुमान गुजरता है कि मैं हलाल ज़राए से अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, कि मुझे हराम ज़राए इख्तियार करने पड़ेंगे, वो मज़ीद बच्चे ना पैदा करें। फिर उसके अलावा दूसरी उनके 5 उन्होंने इस तरह की चीज़ें बताई थी जिसमें से मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा अगर उस शख्स को लगता है कि वो शख्स जो है वो बच्चे मज़ीद पैदा करने से उसकी बीवी को कोई बीमारी लाहक हो सकती है, जान का ख़तरा हो सकता है, या बच्चे को कोई बीमारी लाहक हो सकती है, तो वो जो है वो ना पैदा करें। सो बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है। जिस रफ्तार से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रफ्तार से ना तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ना तो हमारे पास जॉब्स हैं,
ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी मद्देनज़र रखने वाली है। उसके अलावा दूसरा फिर नेशनल रिसोर्सेज आते हैं आपके पास। जब आप डेवलप कंट्रीज होते हैं तो आपके पास इतने नेशनल रिसोर्सेज होते हैं कि आपको दुनिया के दूसरों के दरवाज़ों पर नहीं जाना पड़ता है। ये चीज़ बड़ी अहम होती है। और उसके साथ साथ फिर टेक्नोलॉजी का आंसर है, वो नेचुरल रिसोर्सेज निकालने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये जो नेशंस होती हैं, जो डेवलप नेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज करती हैं। मैं आपको बताता हूँ, चीन के अंदर जो है वो मैंने देखा है, यहाँ पर जो चावल लोग उगाते हैं वो 100 मन से 150 मन है एक एकड़ के अंदर एवरेज। ठीक है जी, पाकिस्तान में इसके मुकाबले में कुछ 40-50 मन होगी। अमेरिका के अंदर मैं आपको, चीन अभी कोई डेवलप कंट्रीज नहीं है, इसकी मैं मुकाबले में अमेरिका की मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर जो है वो जो हमारी गायें हैं, काउस जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर 96 लीटर से 100 लीटर तक की काउस हैं इस वक्त। उन्होंने इतनी जर्मिनेशन उनकी बेहतर तरीके से कर लिया है, यानी कि इतनी डेवलपमेंट सेक्टर कर लिया है। इसी तरह गंदम पर एकड़ जो है वो 100 जो है वो 100 मन के करीब, जो है 100 मन के करीब लेते हैं। उसके मुकाबले में अगर हमारा मुल्क देखें, दूसरे मुल्क देखें, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। वो हर चीज़ को मॉडर्नाइज करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। दुनिया में जो असल इल्म के प्योनीर है ना, वो मुसलमान ही थे, जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई है। 600-700 साल तक दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया। उन्होंने बाद में आके हमारे इल्म को यूज़ करके रिफॉर्म करके हमारे सर के ऊपर बैठे। उसकी वजह यह है कि हमने जो है वो सिनेरियो छोड़ दिया सारा। तो एग्रीकल्चर हमारा, अब पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। आप हर मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर रिसेंटली एक आर्टिकल भी इसी के अंदर ही लिखा था अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैंने उसमें बड़ा डिटेल में बताया कि क्या कुछ मसाइल हैं। उसके मुकाबले मैंने इसराइल की ड्रिप इरीगेशन की मिसाल दी, जो उन्होंने कमाल करके रख दिया। उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ इसराइल इन द 21st सेंचुरी। ये जो कोविड-19 आया है ना, ये सारा एक ड्रामा ही कहता हूँ मैं तो इसको। उसमें यह था कि मैंने जब पहले लेक्चर बनाया, मैंने बताया था दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और आप देखें कि वो पाकिस्तान की सरहदों तक कैसे पहुंच गया है। वो आके बैठ गया ना हमारे पास, ओमान में आके बैठ गए हैं, वो यूएई में आके बैठ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे करीब आ रहे हैं, हम फिर भी स्टिल सोए हुए हैं। उसके अलावा ये मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं। और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान वगैरह वगैरह, ये जो 8-10-12 मुल्क हैं, उसके मुकाबले में जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, ज़रा मैं उनकी बात करता हूँ। अंडर डेवलप कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो नेशंस होती हैं जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक होती हैं, टेक्नोलॉजिकली वीक होती हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा उनके अंदर मिसमैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा आंसर होता है, यानी कि मैनेजमेंट उनके अंदर नहीं होती है, पुअर मैनेजमेंट होती है उनकी। ठीक है जी। आप इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जर्मनी एक डेवलप कंट्रीज़ है ना, अगर किसी को जर्मनी जाने का इत्तेफाक हो तो वहाँ पर आप देखें 5 लाख आबादी से बड़ा शहर नहीं बना सकते, आपको फिर दूसरा शहर आबाद करना पड़ेगा। 1400 साल पहले, हम वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, हम गलियाँ और ये और चीज़ें सजाते हैं उनकी मोहब्बत में। हम उनको जो है वो एज़ जिसको हम कहते हैं या तो लीडर उनको पढ़ते नहीं हैं, या हम यूँ कह लें कि जिसमें कहते हैं ना कि हमारे लिए मिशल राह बेहतरीन ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना, हम उनको पढ़ते ही नहीं है। कभी किसी ने जो है वो उनको अगर पढ़ा हो, जो आप यूँ कह लें कि डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको उन्होंने उस वक्त 14 साल पहले के शहरों को फैलने से बचाएं। ठीक है जी। तो जर्मनी में मैंने आपको इसकी मिसाल दी है, वो उन्होंने उस सिनेरियो को अपनाया हुआ है। आप इसके मुकाबले में कराची देख लें किस तरह फैल रहा है, लाहौर देख लें किस तरह फैल रहा है। उसके अलावा जो ओवर पॉपुलेशन होती है, इसकी मैं भी बस जिक्र करके हटाऊँ। फिर रिसोर्सेज की किल्लत होती है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, बच्चे जो है वो स्कूलों में जाते ही नहीं हैं। स्कूलों में इसलिए नहीं जाते हैं कि अब एक आदमी के 10 बच्चे हैं, वो कहाँ से उनको रोजी रोटी पूरी करके दे। मजबूरन फिर क्या होता है, आधों को काम पे लगाना पड़ता है, एक आधा पड़ जाता है, बस फिर वो सारी ज़िंदगी उन्हीं 8-10 के आगे पीछे खर्चे उठाता रहता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर कंट्री है हम इस वक्त। आप एग्रीकल्चर का हमारा सिनेरियो देखें, वही पुराना फ्लड इरीगेशन का सिस्टम। इसराइल ने ड्रिप इरीगेशन बनाया, वन ऑफ द बेस्ट मैं इसको कहता हूँ दुनिया में इस वक्त। साइबर टेक्नोलॉजी में मैं कंप्यूटर साइंस मेरा बैचलर में रहा है, मेरा सब्जेक्ट, मेरी डिग्री है उसमें। उस दुनिया को लीड कर रहा है इस वक्त साइबर टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को। हम उसके मुकाबले में देख रहे हैं कि क्या कुछ है। तो हमारी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, फाइनेंशियल करप्शन है, फॉरेन लोन्स के अंदर हम जकड़े हुए हैं, इस पर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ।
उसके अलावा जो जो मुल्क इसमें शामिल हैं उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कॉन्गो, ये सारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आते हैं। उसके अलावा आप ज़रा इसका कंपैरिजन करते हैं, ये जो अभी हम पढ़ के हटे हैं। जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं इनकी इनकम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल दी, 60-65 हज़ार डॉलर एवरेज इनकम है एक आदमी की वहाँ पर। उसके मुकाबले आप हमारी ज़रा देख लें क्या कुछ है। उसके अलावा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 100% होता है वहाँ पर। हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ जो आदमी नाम लिखना जानता है उसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, बाकी तो चीज़ें छोड़ देना कि वो कोई भारत पढ़ना जानता है कि नहीं जानता। मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन होती है डेवलप कंट्रीज़ में उनको सहूलतों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर रुझान होता है। उसके मुकाबले हमारे यहाँ सहूलतें बहुत कम होती हैं। उनके पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि डेवलप कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होती है और वो एक मैनेज वे से चल रही होती है। उसके अलावा जियोग्राफिकल फैक्ट्स विच प्रमोट डेवलपमेंट, यानी कि जियोग्राफी कितना रोल अदा करती है। अगर आपका मुल्क जियोग्राफी के लिहाज से है तो वो कितना अहम है। पाकिस्तान अल्लाह ताला की रहमत से दुनिया के शायद चंद ही मुल्कों में से ऐसा होगा जिसको तकरीबन अल्लाह ने सारी सहूलतें दी हुई हैं। 4 मौसम है। मैंने ये थोड़ा जिस इलाके में मैं चीन में मुकीम रहा हूँ मैं, और ये रूस के पास करके इलाका है, 8 महीने ये इलाका बंद होता है, 4 महीने खुलता है ये इलाका सारा। ठीक है जी। उसके अलावा आप अगर रशिया कभी जाने का किसी को इत्तेफाक हो, वहाँ पर एक यगूती का इलाका है, वहाँ को -60 है, वो सारा साल इसी तरह ही रहता है। बहुत मुश्किल है ये ठंडे इलाकों में रहना। हमारे यहाँ 4 मौसम है। ठीक है जी। धूप भी पड़ती है, तकरीबन पानी के रिसोर्सेज भी हमारे पास हैं, हर किस्म का पानी का रिसोर्सेज है, दरिया भी है हमारे पास, समुंदर भी है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी नेमत नहीं है जो हमें ना दी हो। नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रा हम बात करते हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा रोल मैटर करते हैं आपकी। उसमें सबसे पहले तो लोकेशन कैसी है आपकी, इधर आप समुंदर के पास हैं भी कि नहीं है। ठीक है जी। अगर समुंदर के पास हैं तो फिर आपकी ट्रेड आसान, नहीं तो अफगानिस्तान की तरह आप ज़रा लैंड लॉक कंट्री है तो मुश्किल होगी आपके लिए। फिर उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज का होता है, वो भी डेवलप कंट्रीज़ के पास ये भी होते हैं। फॉरेस्ट्री होती है, सॉयल फर्टिलिटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास भी हैं ये चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्स बड़ा मैटर करती है। जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पर जब इंडस्ट्री लगी होती है उसको चलाने के लिए, दुनिया की प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होते हैं। फिर जो ममालिक गरीब होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से होते हैं, फिर उनकी वहाँ पर एज लेबर उनको ले रहे होते हैं। उसमें अब ये देखें ना ज़रा, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कितना रोल मैटर प्ले करती है, लिटरेसी बहुत रोल प्ले करती है। फिर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बड़ा इसका रोल होता है। जो डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो ये हो गया। अब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलप कंट्रीज, इसको अब हम देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ये डेवलपिंग कंट्रीज है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज। ये सबसे पहले तो इनके सोशल मसले देखें ना, समाजी मसले कौन कौन से हैं। ये समाजी मसलों से भी पहले हैं इकोनॉमिक मसले, इनके जो माशी मसले हैं वो ज़रा देखते हैं। इसमें सबसे पहला मसला ये है कि इनके पास कैपिटल की कमी होती है, सरमाए की कमी होती है, फॉरेन डेट का इशू होता है, इन्होंने बाहर पैसे अदा करने होते हैं, पॉपुलेशन की बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, मुल्क के नेशनल रिसोर्सेज कम होते हैं, और उससे फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है मुल्क के अंदर, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ओल्ड वे में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा अनप्लान्ड यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारा जो रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, दूसरा फिर वो प्लानिंग से नहीं हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा फिर जो है वो फॉरेन डिक्टेशन ले रहे होते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड नेशनल मार्केट होती है हमारे पास, फॉरेन ट्रेड हमारे पास इतनी नहीं होती है। उसके अलावा लो नेशनल और पर कैपिटा इनकम होती है। उसके बाद एजुकेशन की कमी होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है। एनर्जी क्राइसिस और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कल हाउ जैसे कि दुनिया में वार्टी है, इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं, उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। फिर हमारे पास आ जाता है जी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़। उसमें सोशल प्रॉब्लम में कौन कौन से मसाइल हैं। सबसे पहला तो ये है कि हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। अभी ये देखें दुनिया के ये जो जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर आपको ह्यूमन राइट, इंडिया में मैं देख रहा था वो ये जो दलित लोग हैं
उनके वहाँ पर एक रेप का सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर। सो ये इस तरह के मसाइल आपको मिलेंगे वहाँ पर। आउटडेटेड सोशल और सोसाइटल ट्रेडिशन जो है वो आपको मिलेगी, जिससे जो हमारे वेस्टेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे होते हैं। जो सोशल हमारी वैल्यूज़ हैं और जो स्ट्रक्चर हैं वो हमें हार्ड वर्क हम करते ही नहीं हैं। अब अच्छा पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ बड़ी देखी, हर आदमी कहता है कि बस मुझे बंगला गाड़ी 70,000 और 1 लाख रुपए की नौकरी मिले, करना कुछ ना पड़े। ऐसे नहीं होता है। बाहर की दुनिया में आप देखें, ये लोग सारा दिन काम करते हैं, ये सुबह जाते हैं, इन्होंने बच्चे भी स्कूल छोड़ के आने हैं, मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ यहाँ पर मुफ्त नहीं है, हर चीज़ आपको जो है वो बाय करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज भी हैं यहाँ पर, सहूलतें भी हैं, कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। उसके अलावा फिर हमारे यहाँ वही पुराना आप ज़रा देखें जो ट्राइबल कल्चर है, वे ऑफ लाइफ है, उससे हम बाहर ही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद सोशल इकोनॉमिक करप्शन है हमारे यहाँ वहाँ पर, एवर इंक्रीजिंग। अच्छा हाँ, दूसरी है एक अहम चीज़, जो अमीर और गरीब के दरमियान आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, एक पहले है कुछ नहीं, दूसरा आपको डिफरेंस बहुत मिलेगा। चंद लोगों के हाथ में सारा सिस्टम कंट्रोल, जैसे पाकिस्तान में आप देख लें। उसके अलावा आउटडेटेड सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लाइफ के अंदर। उसके अलावा फिर अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, कभी मार्शल लॉ है और कभी पॉलिटिकल सिस्टम है, कभी कुछ कभी कुछ। उसके अलावा इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज डोमेस्टिक अफेयर, यानी कि जब आप ठीक ही नहीं होना चाहेंगे तो फिर फॉरेन लोग तो आपको डिक्टेट करेंगे ना। कंसिस्टेंसी नहीं होती है गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद ट्राइबलिज्म है, और उसके अलावा हम कहते हैं जागीरदारी निज़ाम है, अनइलेक्टेड पीपल्स पॉलिटिकल पावर में आते हैं, आउटडेटेड जुडिशल सिस्टम है हमारा। ये चीज़, ये मसाइल है हमारे। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जो पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने देती हैं। एनर्जी क्राइसिस अभी तक जो है वो हाल ही नहीं हो रहा है। ये लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं हो रहा पाकिस्तान में। हर आदमी तो जॉब के चक्कर में लगा हो, इनोवेटिव काम होता ही नहीं है कभी। अब ये जो बाहर के जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, आप ज़रा यहाँ पर देखें, हर आदमी वो 15-20 हज़ार की नौकरी के चक्कर में नहीं है, वो कहता है मैंने कुछ नया करके देना अपने मुल्क को। मेरी एक दफ़े एक अमेरिकन से बात हो रही थी, तो जॉब की मैंने हवाले से डिस्कशन कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने मुल्क में इनोवेटिव काम करें। मैंने कहा क्या है ऐसा करें? उसने कहा हमारे मुल्क में तो डेवलप कंट्रीज, हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, आपके मुल्क में तो बहुत स्पेस बाकी पड़ी हुई है। उसने कहा 22 करोड़ की आबादी है आपकी, आपके पास वहाँ पर कंपटीशन नहीं है इतना, रिसोर्सेज भी हैं और बायर भी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो आप इनोवेटिव दुनिया को कुछ अपने मुल्क के लिए कुछ करके दें। इस तरह की जब चीज़ें आप इनोवेटिव काम करेंगे। मैं बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोग्राम सुन रहा था एक दफ़ा, उन्होंने कहा कि इसराइल को हमारे इनोवेशंस ने जो है वो दुनिया में डेवलप करके दिया। उसके अलावा फिर फॉरेन लोन्स हैं जो हम अदा नहीं कर सकते हैं या बढ़ते चले जाते हैं, करेंसी वीक होती है, इस तरह से मसाइल खड़े होते हैं। एग्रीकल्चर सिस्टम पुराना है, ओवर पॉपुलेशन है, फिर कवारियत है मुल्क के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, टेररिज्म है और क्राइसिस हैं। अर्बन एरियाज़ में शहर पूरी तरह फैले हुए हैं, कभी वाटर क्राइसिस और कभी कोई क्राइसिस, एंड डिस्करेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है। सो आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक